हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्शन। अपन बात करते ईएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आज अपन 15 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी बात करेंगे और जो पीछे बचेंगे उसके अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो 15 के जो भी मैं इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए। अपन बहुत सारे कंसेप्ट की बात करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो अपन का फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा। ये तो अपन जब क्या एम्पेयर्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे तो इन्फिनाइट करंट कैरिंग लॉन्ग एंड वायर के कारण अपने उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी। आपको पता है एच की वैल्यू कितनी मिली थी? एच की वैल्यू अपन को मिली थी I/2π कितनी मिली थी? I/2π और यहाँ आर दे रखा I/2πr मिली थी। और एच और आर के बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब एच फाई। मतलब इसके डायरेक्शन कैसी होती? ये फाई कैप के अलोंग थी। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? एच फाई कंपोनेंट ही अपन को मिलता है और वो आर के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये एक हाइपरबोला का फंक्शन है, आपको पता है ये क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ऐसे ही वो डिक्रीज होता है। आई होप यहाँ तक आप ये सोचो कि ये भी तो डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं। जब कभी भी आपको रिलेशन ऐसा मिले जब इनवर्सली रिलेटेड हो तो उनका हमेशा ग्राफ यही मिलता है। आप ये मत सोचना ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है आर के साथ, नहीं। जब एच इनवर्सली 1/r होता है तो उसका ग्राफ यही मिलता है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको इलेक्ट्रिक एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव के साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी और क्या पूछा इसने? वेवलेंथ पूछा है। तो आपको पता है ये क्या होता है? ओमेगा टी माइनस क्या होता है? बीटा जेड। यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। बीटा जो फेज शिफ्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? रेडियन पर मीटर, जिसको अपन फेज शिफ्ट कांस्टेंट बोलते हैं। अगर मेरे को बीटा मिल गई तो अपन लैम्बडा तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है? 2π क्या हो जाएगी? बीटा हो जाएगी। 2π बीटा, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/1/√2 कितना हो जाएगी? 2√2π मिल जाएगी। और इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी? मीटर इसकी यूनिट मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी बड़े आसान था, लेकिन ये 17 का जो क्वेश्चन है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अपन को कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलता है। वो तो कुछ नहीं, वो पीछे वाले फॉर्मूले पुटअप करो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो तो हर एक बंदा करता है। लेकिन ये जो अपन का पॉइंटिंग वेक्टर पे जो क्वेश्चन आया था, एवरेज पावर का कंसेप्ट आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब कभी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवल करते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को कैरी करती हैं। और उसके पाथ में कोई सरफेस या एरिया आता था तो उससे एवरेज कितनी एवरेज पावर क्रॉस होकर जाएगी, वो कंसेप्ट पे सवाल बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, यानी एक प्लेन वेव जो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है उसके साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन गिवन है। ये अपन को गिवन है, इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है Ex ऑफ टी 24π cos ओमेगा टी माइनस क्या है? k0x वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को गिवन है। और इसके पाथ में एक एरिया है 10/10 का स्क्वायर एरिया है। कौन से प्लेन पे? x + y = 1 प्लेन पे है। और आपको पूछ रहे हैं इस प्लेन से टोटल कितनी एवरेज पावर इन मिली वोल्ट पास होगी, ये आपको पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आना ही चाहिए। तो देखो आपको इससे पहले है ना पॉइंटिंग वेक्टर की समझ में आना चाहिए। एक पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? आपको पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू, जो मैंने आपको जब पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया था तो उस टाइम बहुत ही डिटेल से समझाया था पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो आपको मैंने ये बताया था कि ये इसकी वैल्यू होती है E0² / 2 ऑफ ईटा होता है। यहाँ क्या होता है? e⁻²α z कोस ऑफ थीटा ईटा, यही तो होता है। और ये वेव है ना किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो यहां से पता चलेगा। वेव यहाँ x है तो क्या x कैप में ट्रेवल कर रही है, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है मेरी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में ही होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने जब पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था उस टाइम अपन पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की थी और एवरेज वैल्यू अपन को ये मिली थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो एवरेज वैल्यू मिल गई, लेकिन अपन की जो वेव ट्रेवल कर रही है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी ईटा की वैल्यू कितनी होगी? 120π होगी। ईटा एक रियल वैल्यू होगी, तो ईटा का फेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बिल्कुल। जब अपन की वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं तो अगर फ्री स्पेस क्या होता है? एक लॉसलेस मीडियम होता है, उसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना होता है?
जीरो होता है, तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं पुटअप करूंगा जीरो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे को बताओ एस एवरेज की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, एस एवरेज की वैल्यू मिलेगी ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 मोड ईटा कितना हो जाएगा, वो 120 पाई के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 120 पाई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बड़े आसानी से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन को ई नोट की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से 24 पाई, यानी इसका एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है 24 पाई मिल रहे हैं, तो यहाँ 24 पाई अपन पुटअप कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 पाई इंटू 24 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 240 पाई होगा ही नहीं नीचे, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स कैप। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये आपस में कितने बार कैंसिल होगा 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और एस एवरेज की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, तो एस एवरेज की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2.4 पाई, क्या मिल जाएगी 2.4 पाई ए एक्स कैप मिल जाएगी। ये आपको एस एवरेज वाली वैल्यू फाइंड आउट करने आनी चाहिए। अगर एस एवरेज आपको निकालना आ गया, तो आप यूनिफॉर्म प्लेन वेव के अंदर, इसके पाथ के अंदर जब वो ट्रेवल करती है, तो कोई भी एरिया देख के आपको पूछे इससे टोटल कितनी एवरेज पावर क्रॉस होगी, वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप एवरेज पावर एंड कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कितनी एवरेज पावर उस सरफेस को क्रॉस करेगी उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। वो ओपन सरफेस है, तो यहाँ ओपन इंटीग्रल होगा, आपको सबसे पहले एस एवरेज डॉट क्या करना है डीएस करना है। एक डिफरेंशियल एरिया वेक्टर आपको लेना पड़ेगा उस सरफेस के ऊपर, और एस एवरेज आपने फाइंड आउट कर दिया। तो वो देखो, ये अपन का प्लेन था, कोई प्लेन था जो अपन को गिवन था x + y = 1 प्लेन था, इसके ऊपर एक है ना 10 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया था, और इससे कितनी पावर क्रॉस कर रही है ये अपन को पूछ रहा था एग्जामिनर। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशियल एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक एरिया लूंगा, मान लो एक छोटा सा एरिया ले ले, क्या ले ले, एक छोटा सा एरिया। सबसे पहले मैं अपन डीएस वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया मैंने एज्यूम कर लिया डीएस, कितना एरिया डीएस, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड। अगर ओपन प्लेन है तो आप कहोगे नॉर्मली आउटवर्ड एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे उस साइड आप डायरेक्शन को एज्यूम कर सकते हो, लेकिन उस सरफेस से क्या होना चाहिए, नॉर्मली आउटवर्ड होना चाहिए। और ये अपन क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो है x + y = 1। और किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, ये इसका एम्पलीट्यूड तो मिल गया, अब मेरे को इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या देगा आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस का आप जब ग्रेडियंट लेते हो तो वो सरफेस के नॉर्मल क्या देता है, यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करके देता है। आई होप ये मैंने जब बेसिक समझाया था उस टाइम बड़े डिटेल से समझाया था कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है हो, तो आप उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको ग्रेडियंट लेना पड़ता है। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है फाई = 1 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर फाई एक स्केलर फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। जब आप इसका ग्रेडियंट लोगे ना, आप इसका ग्रेडियंट लोगे तो आपको इस एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी इसकी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसका अगर मैं ग्रेडियंट लूंगा तो क्या लूंगा, सबसे पहले लूंगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई ए वाई कैप, यही तो होता है बिल्कुल। यहाँ पर कोई जेड का टर्म है नहीं, तो मैं उधर जेड लूंगा ही नहीं। तो एक्स लूंगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा, वाई का लूंगा तो एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ डेल फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिंपल सी ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप, यही तो मिलेगी। लेकिन मेरे को चाहिए यूनिट वेक्टर, क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपन मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन वेक्टर = डेल फाई अपॉन इसका एम्पलीट्यूड, इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए एन कैप, ये हो जाएगा ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप अपॉन √2 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत आसान बन गया। देखो अब इसके ना आप वैल्यू पुट अप कर दो, पी एवरेज मेरे को बताओ, ये एस हो गया, ये एन, बताओ एस एवरेज की वैल्यू क्या थी, एस एवरेज की वैल्यू थी 2.4 पाई ए एक्स कैप, तो यहाँ आ जाएगा 2.4 पाई ए एक्स कैप डॉट फिर क्या है डीएस कैप, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर। ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड आ गया। अब ए एन कैप क्या है, एक्स कैप प्लस ए वाई कैप अपॉन √2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप अपॉन √2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इतना समझ आ गया तो अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो
2.4 पाई बार आ जाएगा कॉमन, तो अपन को निकालना क्या, पी एवरेज। तो कितना हो जाएगा 2.4 पाई, तो बाहर आ गया कॉमन। तो देखो अब अंदर क्या बचेगा, देखो ए एक्स कैप मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो है ना 1/√2 को भी मैं लेके आ गया, बाहर आ लेके आ गया। तो अंदर कितना बचा, अंदर सिंपली कितना बचेगा, ए एक्स कैप 1 हो जाएगा, तो अंदर ओनली कितना बचेगा, डीएस ही तो बचेगा, बिल्कुल यही तो बचेगा, डीएस बचेगा। अब आप इस क्वेश्चन जब आप डीएस करते हो और इसका पूरा का पूरा इंटीग्रल लेते हो, सरफेस इंटीग्रल, तो इसका मतलब टोटल एरिया, आपको पता है टोटल एरिया कितना था, 10/10 का तो था 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसका मतलब यही तो है टोटल एरिया। उस टोटल एरिया तो होता है सरफेस का, जब अपन पूरा इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल का मतलब ये होता है टोटल। टोटल क्या, उस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2.4 पाई अपॉन √2 इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10 की पावर -2 इंटू 10 × 10 की पावर -2। ये आंसर आ जाएगा वाट के अंदर। और आप इसको सोल्व करके मिली वोल्ट के अंदर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंशियल एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ग्रेडियंट किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर देने की ताकत रखता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से, आप है ना ग्रेडियंट की हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और आपने अगर 12th में पढ़ा होगा, ये इक्वेशन किसकी होती है, ax + by + cz = 2। ये एक प्लेन की सरफेस है, और इस प्लेन के अगर आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप कुछ मत करो, या तो पॉजिटिव, देखो एक प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड। तो ये जो इनके कोएफिशिएंट है ना, वो याद रखो, a तो पीछे क्या आ जाएगा, ax कैप + b ay कैप + c az कैप अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन √(a² + b² + c²। ये क्या मिल जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आई होप ये भी आपने 12th के अंदर पढ़ रखा होगा। बहुत ही आसान सा ये इक्वेशन थी जो अपन याद करते थे 12th के अंदर, इसका प्रूफ कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करके नॉर्मल एवरेज पावर कितनी क्रॉस हो रही है किसी मतलब किसी एरिया से, वो अपन को फाइंड आउट करने से बड़ी आसानी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट सेकंड तो कुछ नहीं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करो, आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था जो पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस्ड था, जो अच्छा क्वेश्चन था। तो जो भी पीछे और क्वेश्चन बचेंगे वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।